आग बुझाने की एक तस्वीर देखिएगा। ये नया वीडियो बताया जा रहा है जहां पूरी रात में दमकल की टीम ने किस तरीके से आग पर काबू पाया। जगह जगह आगजनी की तस्वीरें आपने देखी, वो तस्वीरें देखी जहां इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया, वो तस्वीरें देखी जहां सड़क पर लगातार आगजनी हुई, रास्तों को रोकने के लिए सड़क पर आगजनी हुई। फिलहाल देखिए इस इमारत के इस हिस्से में लगी आग पर काबू पाने के लिए कैसे फायर फाइटर्स की टीम जुटी हुई है, आग पर काबू पाया जा रहा है। ये सुरभि तस्वीर अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली है कि सरकार और सिस्टम देश में आग लगा रही है और फिर फायर फाइटर्स को भेजा जा रहा है उस आग को बुझाने के लिए। लेकिन सवाल है कि इतने सारे लोग वायलेंस कर रहे थे, आग लगा रहे थे, उनको तब रोका नहीं गया। हमने तस्वीरें दिखाई कि पुलिस वहां मूक दर्शक बनी रही, कुछ नहीं करती रही, और अब ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जब जल चुकी, राख हो चुकी चीजों में लगी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए डेली स्टार के दफ्तर में आगजनी के बाद रेस्क्यू भी किया गया। लपटें तेज होने की वजह से दमकल को यह परेशानी हुई, दमकल की कई टीमों ने आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है इस अखबार के दफ्तर। लेकिन जो वर्ड आपने रवि यूज किया था, एक जो पैटर्न अपना लिया गया है, क्या ये वाकई अब ढाका में एक सक्सेसफुल प्रयोग बन चुका है? जहां पर आज के इस हालात को देखिए, ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ महीनों पहले भी तो हो रहा था, और यही इसी तरीके की तस्वीरें हम स्टूडियो में दिखा रहे थे जहां हर तरफ आग का तांडव नजर आ रहा था, जहां हर तरफ उपद्रवी एकजुट होते हुए लगातार इसी तरह प्रदर्शन कर रहे थे। फिलहाल ये दो तस्वीरें भी आपके सामने हैं, क्योंकि इस बड़ी खबर पर अगर आप गौर करेंगे तो देखिए किस तरीके से अब दफ्तरों को टारगेट किया गया है। देर रात हुई हिंसक झड़प में ही ये तस्वीर सामने आई, अखबार के दफ्तर पर हमला हुआ। अब चिटगांव में ही सड़क पर उतरे सैकड़ों उपद्रवियों की एक तस्वीर देखिएगा। सहायक भारतीय उच्चायोग के बाहर ये उपद्रवी इकट्ठा हुए और कट्टरपंथियों की भारत विरोधी नारेबाजी सुनिए। আসলে ভুয়া ভুয়া স্লোগান দিচ্ছেন পুলিশকে ঘিরে। আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারেই বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে উদ্দেশ্য করে কার্যালয় রয়েছে। चिटगांव पुलिस की उपद्रवियों को रोकने की भी कोशिश। और चिटगांव में उपद्रवियों का पथराव भी देखने को मिला। भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर पथराव किया गया। सहायक उच्चायोग में तोड़फोड़ की कोशिश की गई, सहायक उच्चायोग पर हमले की धमकी दी गई। হাই কমিশন অফিসে সেখানে কিন্তু পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছে না এবং প্রশাসন। तो मुनीर का जिहादी पेट्रोल ढाका में साजिश की आग, और इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल आपके सामने जहां इस्लामिक कट्टरपंथ का बढ़ना और साथ ही आवामी लीग का कमजोर होना। हालांकि जिहादियों को खुली छूट मिली है, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है रवि इस पूरे मामले में, क्योंकि अब सवाल खड़े होते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के गठजोड़ को लेकर। बिल्कुल ये गठजोड़ साफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में पाक आईएसआई का दखल बढ़ा है, यहां तक बात आ रही कि आईएसआई का एक तरीके से ऑफिस ही ऑपरेट करेगा। यूनुस सरकार मुनीर का यहां मोहरा बन चुकी है और ये सारी चीजें साफ दिखाई दे। शेख हसीना का प्रत्यर्पण जो है वो एक एजेंडा बनाया जा रहा है और भारत विरोधी जो सेंटिमेंट है उसको भड़काने की कोशिश यहां की जा रही है। बिल्कुल, और जो साजिश की आप बार बार बात कर रहे हैं उसे जरा डिकोड करते हुए समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश की ये टेरर फाइल्स को समझना बहुत जरूरी है। और पथिकृत जी, ये सवाल आप ही से, इस भारत विरोधी साजिश में कौन कौन शामिल है? कौन है बांग्लादेश में जो भारत के खिलाफ जहर भर चुका है? पहले तो ये समझना चाहिए कि कौन कौन है जो चाहता नहीं है कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान का रिश्ता, भारत का रिश्ता बेहतर हो। इसमें डेफिनेटली एक पाकिस्तान एंगल है और खास करके उस देश का भी एंगल है जो चाहते थे कि सेंट मार्टिन में उसका अपना एक मिलिट्री बेस हो, तो वो और शायद चाइना भी है जो नहीं चाहते। लेकिन आज जो हो रहा है, एक इसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है कि फरवरी में जो इलेक्शन है वो इलेक्शन ना हो, वो पूरा डिले हो जाए, वो पोस्टपोन हो जाए, वो कैंसिल ही हो जाए, और जिस तरह से वहां के वो सेटअप चल रहा है वो चलता रहे और वो बाकी जो चीज है वो करता रहे। क्योंकि जब तक इंडियन हाई कमीशन वहां बंद पूरी तरह से नहीं हो जाए वो ये करता रहेगा। आप उनसे अगर पूछे कि हर चीज में वो बोलेगा हिंदुस्तान, भारत जिम्मेदार है, सोवरेंटी की इशू है। आप उनसे अगर कभी डिबेट करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि इतने महीनों से इतना कुछ हो रहा है, शेख हसीना पर हमला किया गया और वो आज बांग्लादेश में नहीं है, उनके पार्टी के लोगों को मारा गया, चुनाव से उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है, एक एनार्की वहां पर चल रही है, एक पैटर्न पॉलिटिकल डेवलप किया जा रहा है।
क्या वाकई में शेख हसीना का ग्राउंड पर सपोर्ट नहीं था? अमूमन हमने देखा है कि अगर इतनी बड़ी पार्टी जो सत्ता में रही है इतने साल तक, उसका अपना नेटवर्क, अपने समर्थक, अपने लोग होते हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट होता है, वो भी कहते हैं कि हम भी आएंगे और हम भी सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि यहां पर सिस्टम ठीक से काम करे, फेयर इलेक्शन हो। एक देश में तो ऐसा होता ही है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं इमरान खान के समर्थक सड़कों पर हैं और वहां की सत्ता के लिए यह मुश्किल है। बांग्लादेश में ये क्यों नहीं हो रहा? जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेख हसीना की थी कि अगर मैं पावर में हूं तो मैं पावर में रहूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरी चीज है, आप देखिए जिस तरह से पैसा डाला गया था रेजिम चेंज के लिए 2024 में, जिस तरह से वायलेंस किया गया था, ऑर्केस्ट्रेटेड वायलेंस था, और जिस तरह से आर्मी भी एक साइड ले लिया, शेख हसीना को बोला कि आप छोड़ के चले जाइए नहीं तो हमारे लिए ये रोकना बंद होगा। इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा यूक्रेन में जिस तरह से रेजिम चेंज करवाया गया था 2014 में विक्टर यानुकोविच के सरकार को, वहां पे यूएस एम्बेसी में जॉन मैकेन, वहां का जो रिपब्लिकन सेनेटर है, वो खड़ा होकर वीडियो ले रहा था। इसमें एक बहुत बड़े एक इनविजिबल फोर्स काम कर रहा है। ये जो बच्चे आपको सड़क में दिख रहा है, ये एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूं, अपनी बात को आप पूरा करिएगा, क्योंकि इस पूरे एजेंडे को समझते हुए, साजिश को समझते हुए, एक एक तस्वीरें फिलहाल जिस तरीके से सामने आ रही है वो दिखाना भी जरूरी है। बांग्लादेश में उपद्रवियों के तांडव की ये तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, सुबह की तबाही की भी तस्वीर है, देर रात और सुबह की तस्वीर, दो तस्वीरें एक साथ। रात भर कैसे बांग्लादेश में तांडव होता रहा, जगह जगह आगजनी हुई। सुबह की वो तस्वीर, कुछ घंटे पहले की वो तस्वीर, जहां साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से देर रात हुए इस तांडव के बाद अब बहुत हद तक आग पर तो काबू पाया जा चुका है। लेकिन अब आपके पास वापस आ रहे हैं पथिकृत जी, आप उसी एजेंडे के तहत अपनी बात को भी पूरा करिए, और वही सवाल मेरा आपसे है, व्हाट विल दिस लीड टू? क्योंकि अब के आज के ये हालात और जिस पैटर्न के तहत यहां पर उपद्रव मचा हुआ है, तांडव मचा हुआ है, कुछ ही घंटों बाद क्या ये ऐसी तस्वीरें फिर से सामने आनी मुमकिन है? क्योंकि ये रुकने वाले नहीं है क्या? नहीं, रुकने का कोई सवाल पैदा नहीं है। ये एस्केलेट करेगा जब तक वो इलेक्शन का टाइम ना आए, फरवरी मार्च तक ये एस्केलेट करेगा। और ऐसा नहीं कि अवामी लीग का कोई सपोर्ट नहीं है, वहां पे एक बहुत बड़े तादाद में, जैसे संजय सर ने कहा, एक ग्रुप है जो प्रोग्रेसिव है लेकिन वो बैकफुट में है। जैसे हिंदू वहां पे बैकफुट में है, वहां पे राष्ट्रवादी मुसलमान बांग्लादेशी जो है वो भी बैकफुट में है। और ये इन लोगों को पैसा मिल रहा है। ये जो शर्जील इमाम जैसे भाषा वहां पे जो बोला जा रहा है ना कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट देंगे, 7 सिस्टर्स अलग कर देंगे, ये उनकी भाषा नहीं है। कोई इनको बोल रहा है कि ऐसे बोलो। बिल्कुल, ये जो भाषा, ये जो एजेंडा या ये जो थॉट वहां के सिस्टम में, वहां की सोसाइटी में बार बार बोने की कोशिश की जा रही है, यही अपने आप में चीख के कह रहा है कि इस सब की जड़ें कहां हैं। और देखिए, चिटगांव में उपद्रव की एक और तस्वीर सामने आई है। भारतीय उच्चायोग के बाहर हिंसक प्रदर्शन हुआ है, उच्चायोग के बाहर जिहादी नारेबाजी की गई है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, भारतीय उच्चायोग के बाहर ये प्रोटेस्ट किया गया है। और जैसा कि लगातार हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट है जिसमें भारतीय उच्चायोग को बंद करना भी एक बड़ा मकसद है, ताकि भारत और बांग्लादेश का जो कनेक्ट है वो पूरी तरीके से स्नैप हो जाए, टूट जाए, और उसके बाद वहां पर जो मर्जी आए ये जिहादी कट्टरपंथी कर सके। लेकिन ऐसे में रवि, एक बार फिर से भारतीयों की सुरक्षा को लेकर तो सवाल उठता ही है ना।